इसीलिए ना तुम पीछे आए हुए हो। नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा आगे रहना पड़ता है। वो आगे रहता है तभी लोग पीछे उसके लगते हैं। साथियों, कुछ बातें हैं जिस पर मैं आज के मौके पर आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि ये जो 4 चरणों का आंदोलन है, जिसका ये चौथा चरण चल रहा है, ये हमने क्यों किया कि ओडिशा में मामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन 5 दिन का अधिवेशन होने वाला था, जिसके लिए ग्राउंड बुक कर दिया गया था, जिसके लिए पुलिस परमिशन मिल गई थी। इसका मतलब है सारी कानूनी बाध्यताएं दूर करके, रुकावटों को दूर करके, कानून की सम्मति से वो 5 दिन का अधिवेशन होने जा रहा था। जब वो कानून की सहमति से अधिवेशन होने जा रहा था तो क्या कारण रहा कि उन लोगों ने हमारा कार्यक्रम, अधिवेशन, जो आज तक किसी भी राज्य में, इवन बीजेपी के राज्य में भी, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके ग्राउंड को, उसके पुलिस परमिशन को कभी नहीं रोका गया। उसकी वजह है कि हम कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। आप लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा, कभी भी अपने तहसील में, अपने जिले में, अपने राज्य में जब भी कोई आंदोलन का काम करना है तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही ये काम करना है। क्योंकि ये जो देश है, संविधान बनने के पहले ये 650 संस्थानिक राजा हुआ करते थे। तो कम से कम 650 टुकड़ों में भारत बटा हुआ था। आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, मगर 26 जनवरी 1950 के पहले का इतिहास आप पढ़ लो, उसका सारा डाटा देख लो, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा था। तो संविधान ने, चाहे 650 संस्थानिक थे, और जो प्रजा संस्थान में नहीं रहती थी, वो प्रजा अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, वो सारा मिलाकर भारत के संविधान ने एक संघ भारत का निर्माण किया और सभी देश के लिए एक संविधान लागू किया और देशवासियों ने संविधान को स्वीकार किया। जब संविधान को सारे देशवासियों ने स्वीकार किया, उसमें तमाम प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, आप लोगों को केवल एक ही बात मालूम है, संवैधानिक अधिकार है, मगर ये पर्याप्त जानकारी नहीं है। संवैधानिक अधिकार छोटे अधिकार होते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। संवैधानिक अधिकार एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट सबसे बड़े अधिकार है।
फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास भी जिसको रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार इमरजेंसी में केवल स्थगित किए जा सकते हैं। तो जिस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर मौलिक अधिकार को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया था, जनता ने इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनाव बाद, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था, तो जनता ने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म किया, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग वहां अधिवेशन कर रहे थे, उसका ग्राउंड बुक था, उसकी पुलिस परमिशन थी, सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों रद्द कर दिया? या आप लोगों को भी थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो रही होगी। ये सब कुछ परमिशन पहले से था, तो ये रद्द क्यों कर दिया? वो जो अधिवेशन था, परमिशन तो पहले मिल गई थी, पर्चा बाद में हमने निकाला। तो पर्चे में एक टैगलाइन थी, पर्चे में सबसे ऊपर में जो पर्चा हमने निकाला था उसके सबसे ऊपर में लिखा था, यह अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए समर्पित किया जाता है। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, वो लोग ध्यान देते हैं। आप लोगों को उसका महत्व समझ में नहीं आया। मैंने लिखा, मुझे समझ में आता इसीलिए लिखा। आपने पढ़ा और छोड़ दिया। हाँ ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस है, उसमें एक सेंटेंस ये भी है, ऐसा ही आपने मान लिया, मगर वो सेंटेंस नहीं था। वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए ये 5 दिन का अधिवेशन समर्पित है। तो इससे उन लोगों को मैसेज गया, अरे दिल्ली में हमारी सरकार ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाकर ही तो हमने बनाई हुई है, और ये अधिवेशन उनको जागृत करने की बात कर रहा है। अगर ये लोग जागृत हो जाते हैं, ओबीसी के लोग जागृत हो जाते हैं, तो अगली बार सेंट्रल में बीजेपी की सरकार आने वाली नहीं है। ये सोचकर उन्होंने उस अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। अधिवेशन का परमिशन रद्द कर दिया। इस वजह से वामन मेश्राम रुक जाएगा, है? रुक जाएगा। मूर्खता की भी हद होनी चाहिए, मूर्खता की हद होनी चाहिए। थोड़ा बहुत मूर्ख होना चाहिए, मगर मूर्खता हद में होनी चाहिए, ज्यादा मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को लगा कि ऐसा करेंगे, रोक देंगे। हमने जिस दिन उन्होंने लेटर निकाला, उसी दिन मैंने वीडियो बना के ऐलान कर दिया कि इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन किया जाएगा। 4 चरणों का आंदोलन किया जाएगा, 4था चरण चल रहा है। और ये भी हम जानते थे कि ये ओडिशा में जो बीजेपी की सरकार है, ये जो ओडिशा सरकार के लोगों ने ये फैसला नहीं लिया, उनकी इतनी औकात नहीं है। अगर उनकी ज्यादा औकात होती तो परमिशन ही नहीं देते, परमिशन ही नहीं देते। परमिशन दिया, इसका मतलब हमारे सामने उनकी औकात ज्यादा नहीं थी, तो परमिशन दे दिया। तो इसलिए हमको समझ में आया कि हमसे ज्यादा औकात रखने वाले जो लोग हैं
कम से कम इस देश में तो आरएसएस वाले ही लोग हैं, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम मान रहे हैं कि हमारे से थोड़ी ज्यादा औकात है। और लोकतंत्र में 5 साल के लिए अगर किसी की कोई औकात होती है भी, 5 साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं होती है। तो जैसे लोकतंत्र में उनकी 5 साल में सरकार आई है, हमारी भी आ सकती है। कम से कम ताली बजाने वाले लोगों का तो यकीन है, बाकी लोगों का जो देख रहे हैं वो अंदाज ले रहे हैं कि हाँ वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो जो नहीं बजाने वाले थे वो भी बजा रहे हैं। तो इसी तरह से लोग धीरे धीरे शामिल होते रहते हैं, सारे देश भर में शामिल होते रहते हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। बहुत लंबा समय लगाकर बुनियादी संगठन हमने हमसे बनाया। 769 जिले हैं 36 राज्यों में, 769। हमने 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन है, और ये सारे जिलों में 32 राज्यों के 625 जिलों में हमने ये जिला लेवल पर 3 चरणों का आंदोलन किया, और सारे देश भर से लोग यहां आए हुए हैं। तो यहां के पुलिस कमिश्नर ने हमारे लोगों को बुलाया कि आपके कितने लोग आ रहे हैं? तो हमारे लोगों ने कहा 5000 लोग आ रहे हैं। तो तुम्हारे जो सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, अरे उसकी गिनती करो तो वही 10, 20, 25, 50 हजार हो रहे हैं। तुम बोल रहे हो कि 5000 आ रहे हैं, अरे वो जो वहां लिख रहे हैं वही 50,000, 100 और 1 लाख से कहीं ज्यादा है, आप 5000 बोल रहे हैं। तो साथियों, पुलिस वालों का भी यकीन नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सारे देश भर से जानकारी मिल रही है कि ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, और वास्तव में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने में कामयाब हो गए। अब हमको आगे क्या करना है? तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि ओबीसी की जातीय आधारित गिनती, ये हमारा पहले नंबर का मुद्दा है। मगर ये जो पहले नंबर का मुद्दा है, ये मुद्दा तभी पहले नंबर का मुद्दा बन सकता है जब ईवीएम मशीन का बंदोबस्त किया जाएगा। अमेरिका में ईवीएम मशीन नहीं है, थी। यूरोप में ईवीएम मशीन नहीं है, थी। सारे दुनिया में ईवीएम मशीन नहीं है, और जहां थी वहां सारे देश के लोगों ने बैलेट पेपर लाया। टेक्नोलॉजी का अगर अध्ययन किया जाए तो भारत अमेरिका से आगे है टेक्नोलॉजी में। कोई नहीं माने, कोई इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि भारत के पास अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी है। नहीं, भारत के पास अमेरिका से आगे टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका के पास ही भारत से आगे टेक्नोलॉजी है। और ऐसा होने के बावजूद भी अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और तमाम दुनिया के बड़े देशों में जहां जहां भी लोकतंत्र है, वहां वहां बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे देश भर में घूम से आया हूं।
बराबर है पाटिल? पाटिल को पूछो। तो लोगों को, कुछ लोगों को लगता है अरे वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, नरेंद्र मोदी फेंकता है, वामन मेश्राम भी फेंक रहा है, इसलिए सबूत रखना पड़ता है। पाटिल यहां पर है, उसको मालूम है, वो चश्मा लगा के है ना, अंकुश पाटिल, उसको मालूम है, वो लंदन से आया हुआ है, रैली के लिए आया हुआ है। तो हाँ, तो साथियों, ये हमारा जो आंदोलन है उसकी शाखाएं अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है और तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं और वहां हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसलिए ये आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं है और हम लोकतंत्र के अधीन रहकर, कानून और संविधान के अधीन रहकर अपने सारे काम करते हैं। ये हमारी मौलिक बात है, इसे समझना बहुत जरूरी है। उसी तरह से ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए हम इस देश में आंदोलन कर रहे हैं। एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी। अभी 2026 चल रहा है और ओबीसी के जातीय आधारित गिनती का मुद्दा मैंने 2000 से उठाया और जब मैंने ये उठाया उसके बाद आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। किसी को समझ में आता है या नहीं आता है? मोदी को समझ में आता है कि साला वामन मेश्राम ब्राह्मणों की ऐसी तैसी करेगा तब तो मुझे साले ये लोग सर पर बिठाएंगे। तो मेरी वजह से नरेंद्र मोदी को उन्होंने सर पर बिठा के रखा हुआ है। तो हम भी रणनीति के तहत मोदी से भाईचारा बना के रखे हुए हैं। जब तक हमारा आदमी, ओरिजिनल आदमी वहां नहीं पहुंचे तब तक तुम रहो उधर। अभी डुप्लीकेट ओबीसी रहेगा, बाद में ओरिजिनल ओबीसी आ जाएगा। और ब्राह्मणों को डुप्लीकेट ओबीसी रखने के लिए भी ब्राह्मण को दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हमारे आंदोलन के बदौलत चाहे डुप्लीकेट ओबीसी क्यों ना हो, मगर एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना के रखा, बनाना पड़ रहा है। तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा आंदोलन का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, आरएसएस के लोगों को समझ में आती है, भाजपा के लोगों को समझ में आती है, हमारे जो लोग हैं उनको समझ में नहीं आती है, मगर यहां जितने आए हैं उन लोगों को जरूर समझ में आया हुआ है। अब जो आए हैं उनको समझ में आया हुआ है, जिनको समझ में नहीं आया है वो एक एक आदमी, एक एक 100 आदमी अपने अपने इलाके में तैयार करे। अगर एक एक 100 आदमी, एक एक आदमी तैयार करे तो 2030 तक का हमारा टारगेट है। टारगेट क्या है? 6 लाख गांव में हमारा आंदोलन हमको पहुंचाना है। 6 लाख गांव में, ध्यान रखो, आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, 6 लाख गांव में आंदोलन पहुंचाना है और 15 लाख बूथ पर आंदोलन पहुंचाना। गांव और बूथ का फर्क क्या है? 1200 वोटर का एक बूथ होता है। किसी गांव में 2 बूथ हो सकते हैं, 3 बूथ हो सकते हैं। तो ये 15 लाख बूथ है और ये भौगोलिक नेटवर्किंग 15 लाख बूथ का
और दूसरा है सोशल नेटवर्किंग, शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और इनसे बनी हुई माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, 14 सामाजिक समूहों के लोग। अगर ऐसा 15 लाख इंटू 14 करो तो ये समूह हो जाते हैं 2 करोड़। 2 करोड़ सामाजिक समूह जो है, इसको हमको संगठित करना है। 140 करोड़ को नहीं करना है। केवल 2 करोड़ सामाजिक समूहों को अगर आप इकट्ठा कर लेते हो तो हमें आंदोलन करने के लिए और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए जितने करोड़ लोग चाहिए उतने करोड़ लोग मिल जाएंगे। गांधी जी ने जब 9 अगस्त 1942 को आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित किया था, केवल 3 करोड़ लोग थे। 3 करोड़ लोगों ने गांधी जी के आंदोलन में हिस्सेदारी ली। आंदोलन जन आंदोलन हो गया था और जन आंदोलन करने की वजह से अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। अगर हम लोग इसी तरह से जन आंदोलन निर्माण करते हैं, इसी तरह से जन आंदोलन निर्माण करते हैं तो हम भी आजाद हो जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य आजादी का है, ये ध्यान रखो। 15 अगस्त 47 को हमारे लोग आजाद नहीं हुए, ब्राह्मण लोग अंग्रेजों से आजाद हुए। 15 अगस्त 47 को ब्राह्मण अंग्रेजों से आजाद हो गया। ब्राह्मणों से मूल निवासी आजाद नहीं हुआ। ब्राह्मण भी अंग्रेजों की तरह विदेशी था, मगर एक विदेशी ने दूसरे विदेशी के विरोध में आंदोलन चलाया तो हमारे लोग कुछ समय के लिए भ्रम में पड़ गए कि ये विदेशियों को भगाने का आंदोलन कर रहे हैं, ये भी मूल निवासी होंगे, इसीलिए तो विदेशियों को भगा रहे हैं। भ्रम में पड़ गए। जब मैंने मूल निवासियों का आंदोलन शुरू कर दिया तब लोगों को समझ में आया कि मूल निवासी आजाद नहीं हुआ। मूल निवासियों को आजाद करने का आंदोलन चलाना बाकी है, इसलिए मूल निवासियों का आजादी का आंदोलन शुरू कर दिया गया है। इसलिए आजादी का आंदोलन मूल निवासियों का अगर सफल करना है तो क्या करना होगा? अगर करना है तो आपको, जैसे मैंने कहा, पहले कहा कि आपको 6.5 लाख गांव में, 15 लाख बूथ में और 2 करोड़ सामाजिक समूहों में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आजादी का मामला सफल हो सकता है। ये काम हमको करना होगा, ये बात हमको ध्यान रखना होगा। दूसरा मुद्दा है कि भारत में ईवीएम मशीन वोटों की चोरी कर रही है। ईवीएम मशीन जो है, इससे वोटों की चोरी हो रही है। अभी आज ही मेरे पास एक खबर आई कि 100 से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों में अभी महाराष्ट्र में ग्रामीण विभाग में चुनाव चल रहा है, जिला पंचायत में। तो 100 से ज्यादा सीटों का चुनाव का रिजल्ट आया तो वो बूथ बैलेट पेपर पर हो रहा है, तो उसमें 1 सीट बीजेपी को मिली। इसका मतलब ये है कि बूथ लेवल पर उनको सफलता मिलने वाली, बैलेट पेपर पर सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां चोरी करना मुश्किल है। ईवीएम मशीन में क्या है, अंदर ही अंदर चोरी कर सकते हैं और बाहर पता नहीं चलता। मशीन बनाने का
और मशीन बनाकर देने का ये सारी कंपनियां बीजेपी के लोगों की है, और वो ईवीएम मशीन बनाती है, और जैसी ईवीएम मशीन उनको चाहिए वैसी बनाती है। पहले ये अमेरिका यूरोप से आती थी, अब ये भारत से ही बन रही है। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ईवीएम मशीन हटाना ये कैसे होगा? ईवीएम मशीन हटाना कैसे होगा? ईवीएम मशीन 2 करोड़ सामाजिक समूहों तक हमारा आंदोलन खड़ा नहीं होता तब तक नहीं हटाना, तब तक नहीं हटाना। मुद्दा खत्म हो जाए तो हवा निकल जाती है। लोगों को लगता है अरे अब तो हो गया है। अब लोगों के समझने में, मेरे समझने में फर्क है। लोगों को जितना समझ में मुद्दा खत्म हो गया तो मुझे क्या समझ में आता, अरे लोग नहीं आएंगे, बोले हो गया, सफलता मिल गई। भारत के राज्य सत्ता पर मूल निवासियों का कब्जा जब तक नहीं होता, मुद्दा कैसे खत्म होगा, ये मेरे को समझ में आता है। हमारे लोगों को क्या समझ में आता, अरे मुद्दा खत्म हो गया भाई। राज चाहे आरएसएस का रहे, राज चाहे कांग्रेस का रहे, वो हमारे लोगों को ऐतराज नहीं। नहीं नहीं, हमारे लोगों का राज जब तक नहीं आएगा तब तक वास्तविक मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है। और ये सत्ता ईवीएम मशीन के द्वारा आने से रोकने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। एक तो अधिकार होता है और एक मौलिक अधिकार होता है। तो वोट का अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट इस देश में हम लोगों को सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर ऐसा सोचते थे, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, मौलिक अधिकार को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। बहुतांश लोगों को यह पता नहीं है मौलिक अधिकार। सरकार को मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे कोई हाई कोर्ट का वकील है क्या? हाथ खड़ा करो। ये इधर मैंने इसीलिए जानबूझकर ये साइड में खड़ा करके रखा, उधर पाटिल को खड़ा करके रखा। मौलिक अधिकार में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है? नहीं है। हाई कोर्ट का वकील कह रहा है। हमारे लोगों को पता नहीं है। सरकार के पास सब कुछ है ना, गलत बात है। सरकार के पास मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मान लो बीजेपी की सरकार आई, वामन मेश्राम नहीं बोल सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? गला दबाने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है। मौलिक अधिकार है बोलने का अधिकार, तो किसी सरकार के पास, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, मौलिक अधिकार है, और वो किसी भी सरकार को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात हम लोगों को रखना और समझना बहुत जरूरी है। ऐसे अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे अधिकार की संपूर्ण रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। मगर उड़ीसा ने ये भी रद्द कर दिया। इसलिए ये बात मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में एक संशोधन होना चाहिए। जो संगठन कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करता है और हिंसा फैलाने का काम नहीं करता है, उसको पुलिस परमिशन केवल औपचारिकता मानी जाए। उनके दया पर और मर्सी पर इस अधिकार को ना रखा जाए। हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के दिमाग को समझना तो मुश्किल बात है। इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ये मौलिक अधिकार है
तो पुलिस के दया पर इस अधिकार को ना रखा जाए। पुलिस परमिशन देगी तो यह अधिकार रहेगा। अरे तो इसका मतलब फिर मौलिक अधिकार का क्या मतलब है? जो अधिकार मौलिक अधिकार है, अगर वो पुलिस के दया पर निर्भर है तो वो काहे का मूलभूत अधिकार है? मूलभूत अधिकार को, फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने का अधिकार नहीं है, मगर पुलिस वाले रोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी रोकने का अधिकार नहीं है, मगर पुलिस वाले रोक देते हैं। पुलिस वाले रोकने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट पुलिस वाले को रोक लगाते हैं। हाँ भाई मेश्राम जी आप अब करो। तब तक साल चला जाता है, 1 साल चला जाता है, समय चला जाता है। बहुत बार हाई कोर्ट वाले सुनवाई नहीं करते, समय बर्बाद करते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी रुकावट पड़ते हैं। अगर वहां से रद्द कर देते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं। अगर उधर ही उधर घुमाते रहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला नहीं जाता है। कई किस्म की दिक्कतें हैं। तो इसलिए ये जो मौलिक अधिकार है ये पुलिस परमिशन के दया पर नहीं रखना चाहिए, पुलिस परमिशन के ऊपर नहीं रखना चाहिए, सरकार के अनुमति पर नहीं रखना चाहिए। केवल एक काम करना चाहिए कि उनको केवल जानकारी देने का काम होना चाहिए कि अगर ये आपका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे कार्यक्रम करना है, तो ये पुलिस को मैं जानकारी दे रहा हूं। उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। नहीं, ये मैं जानकारी दे रहा हूं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। तुम जेल में लेके जाते हो तो करूंगा, नहीं ले जाते हो तो भी करूंगा। ये मौलिक अधिकार है। पुलिस को केवल जानकारी देने भर का काम होना चाहिए, हां ना कहने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहना चाहिए। पुलिस के पास कंपलसरी ये बंधन रखना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार है, इनका कार्यक्रम करना। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है पुलिस वालों की? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। तुम्हारा अधिकार क्या है पुलिस का? तुम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स उनका मौलिक अधिकार बरकरार रहे, इसलिए तुम शांति व्यवस्था बनाए रखो, लॉ कानून व्यवस्था बनाए रखो, ताकि उनका मौलिक अधिकार बरकरार रहे। ये होना चाहिए। हमें मौका मिलेगा तो सिंपल एक संशोधन करना है और कुछ नहीं करना है। 19 के अधीन एक संशोधन पारित कर देना है, उसमें ऐड कर देना है, तो मौलिक अधिकार बरकरार रहेगा और पुलिस के दया पर यह निर्भर नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोगों को आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है, जो लोकसभा का चुनाव है, उनमें भी हमारे लोगों को अपनी ताकत दिखानी होगी। हम करोड़ों की संख्या में सड़कों पर लोगों को उतारते हैं, चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, ऐसा तमाम लोग बोलते रहते हैं। हम लोग क्यों कामयाब नहीं होते हैं? कभी आप लोगों ने इसके बारे में विचार किया? जब करोड़ों लोग हम मोबिलाइज करते हैं तो चुनाव में कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास काला धन नहीं है। हमारे पास काला धन नहीं है, और काले धन के बगैर चुनाव भारत में लड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता। पहले कांग्रेस के लोग काला धन का इस्तेमाल करते थे, अभी बीजेपी के लोग काला धन का इस्तेमाल करते हैं। जिनकी भी सरकार होती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के दोनों काला धन पैदा करते हैं और काला धन संभालने के लिए किसी न किसी उद्योगपति के पास रखते हैं। पहली बार ऐसा हुआ
कांग्रेस वाले जिसके पास धन रखते हैं, बीजेपी वाले भी उसी के पास रखते हैं। क्या नाम भाई उसका? अडानी। ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं होगा। अडानी के पास बीजेपी वाले भी रखते हैं और कांग्रेस वाले भी रखते हैं, और अगर कांग्रेस को कम पड़ता है तो अडानी अपने पास का दे देता है, बोलता है बाद में तो मेरे पास आ ही जाएगा। ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारा का सारा काम चल रहा है। इसलिए इस देश में अल्पसंख्यक लोगों की सरकार बहुसंख्यक लोगों पर स्थापित की जाती है। देश में 3.5% ब्राह्मणों की सरकार या तो विरोधी पार्टी की सरकार 3.5% की, और जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं की। देश में ये तो बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी दोनों की ही सेंटर में और स्टेट में सरकारें बनी हुई है, और इस तरह से काले धन के आधार पर इन लोगों की सरकार देश में चल रही है। तो आने वाले समय में काले धन के विरोध में, जैसे ये अभी हमने भारत बंद का कार्यक्रम चलाया और यहां नागपुर में जिस तरह से सारे देश के लोग यहां आए, वैसे काले धन के लिए भी हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि वो हमको मिलता नहीं है। हमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमको मिल गया तो न बीजेपी की सरकार आएगी न कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर तो हमारी सरकार आएगी। मैं तो ये कहता हूं सरकार ला सकते हैं हम लोग, काले धन से सफेद सरकार ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि मूल निवासियों की सरकार जब तक नहीं आएगी तब तक वो वास्तविक सरकार नहीं हो सकती है। वास्तविक सरकार तो मूल निवासियों की सरकार हो सकती है। इसलिए हमें अपनी सरकार लाने के लिए काम करना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा? हमको सारे देश भर में कम से कम जहां 500 लोकसभा की सीटें चुनकर आती है, 500 लोकसभा में हर लोकसभा में 1 लाख लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करना है, कम से कम। अगर आप ऐसा करते हो, लोग तो हमारे है ही, आसान काम क्या है? हर लोकसभा में 90% लोग हमारी है। अगर 90% लोग हमारे हैं तो हमारे लोगों को उसमें से 1 लाख लोगों को खड़ा करना समर्थन में ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उनके पास से अगर आप 1 लाख लोगों से 1 रुपया लोगे, 1 लाख रुपया मिलेगा चंदा। 10 रुपया लोगे 10 लाख होगा। 100 रुपया लोगे 100 लाख होगा। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होगा। ये 1 करोड़ सफेद है कि नहीं? अरे 1 करोड़ अगर हमको चुनाव लड़ने के लिए मिल जाए तो हमारे विरोध वालों को 100 करोड़ खर्चा करना होगा। 100 करोड़ भी 1 करोड़ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और हम लोग कामयाब हो सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी लोगों को अपने अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 1 लाख लोगों को तैयार करने का अपील करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। आप इस पर अपने अपने लोकसभा में अमल करने का काम करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप